कि फॉरेस्ट गंप एक बस स्टॉप पर बैठा है और तभी एक लेडी उसके पास आके बैठ जाती है और फॉरेस्ट चॉकलेट खा रहा होता है और वो उस लेडी से पूछता है कि क्या आप खाएंगी। वो लेडी कोई जवाब नहीं देती। तब फॉरेस्ट बोलता है कि मैं ऐसी 1.5 लाख चॉकलेट खा सकता हूँ। तब फॉरेस्ट उस लेडी के जूतों को देखता है जो कि वाइट कलर के होते हैं और वे फॉरेस्ट को बहुत अच्छे लगते हैं। वो कहता है कि आपके जूते बहुत आरामदायक होंगे। वो लेडी कहती है मेरे पैरों में दर्द होता है। इस पर फॉरेस्ट कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से जूते पहने हैं और मैं अगर अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे पहले जूते याद आ जाएंगे। और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एक बच्चा है और वो और उसकी मम्मी एक डॉक्टर के पास हैं। वहाँ पर डॉक्टर ने फॉरेस्ट को ऐसे जूते पहनाए होते हैं जिसमें स्टील की लंबी लंबी रॉड लगी होती है और डॉक्टर कहता है इसके पैर तो मजबूत है लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जैसे ही डॉक्टर बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा और वैसे ही फॉरेस्ट धड़ाम से गिर जाता है। इसके बाद देखते हैं कि फॉरेस्ट की मम्मी उसको अपने साथ ले जा रही होती है और उसको समझाती है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी सामने वाले को ये मत कहने देना कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। अगर ईश्वर सबको एक जैसा बनाता तो वो सबके पैर तुम्हारे जैसे बनाता। दरअसल फॉरेस्ट की मम्मी फॉरेस्ट को सभी बातें कुछ इस तरह से समझाती थी कि उसको समझ में आ जाता था। उसकी फैमिली में केवल वो और उसकी मम्मी ही थे। उनका घर बहुत ही बड़ा था। उनके घर में बहुत सारे कमरे थे जिनको उसकी मम्मी लोग रहने के लिए किराए पर देती थी और उस पैसे से उनका घर चलता था। एक बार उनके घर पर एक सिंगर एल्विस प्रेस्ली आता है और फॉरेस्ट उसको उसके गानों पर अलग अलग डांस मूव्स करके दिखाता है। और बाद में एक दिन जब फॉरेस्ट अपनी मम्मी के साथ मार्केट में जाता है तो वो देखता है कि वही एल्विस प्रेस्ली अपने लाइव परफॉर्मेंस में फॉरेस्ट के डांस मूव्स को दिखाता है। फॉरेस्ट बताता है कि वो उन डांस मूव्स की वजह से आगे चलकर बहुत मशहूर हुआ था। जब फॉरेस्ट के स्कूल में जाने की बारी आती है तब उसका IQ कम होने की वजह से उसको स्कूल में एडमिशन में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसकी मम्मी बड़ी परेशानी के बाद उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा लेती हैं। और जब फॉरेस्ट पहले ही दिन स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल बस में कोई भी बैठने की जगह नहीं देता, केवल एक छोटी सी लड़की के अलावा, और उस लड़की का नाम होता है जेनी। और यहाँ से जेनी और फॉरेस्ट दोस्त बन जाते हैं। जेनी अक्सर फॉरेस्ट के साथ काफ़ी समय बिताती थी। उसको अपने घर जाने का मन ही नहीं करता क्योंकि उसके जो पापा थे वो उसको फिजिकली बहुत परेशान करते थे और बाद में इसी वजह से पुलिस ने जेनी को उसकी दादी के पास रहने के लिए भेज दिया था। और उसकी दादी का घर फॉरेस्ट के घर के काफी पास था, जिस वजह से अक्सर छोटी जेनी रात को फॉरेस्ट के घर जाकर उसके साथ सो जाती थी और वो फॉरेस्ट से बोलती थी कि उसके घर पर एक कुत्ता है। और तभी फॉरेस्ट बताता है कि वो कुत्ता बहुत ही कमीना था। IQ कम होने की वजह से फॉरेस्ट चीजों को ठीक तरह से समझ नहीं पाता था और जो लोग उसे बताते थे केवल वो उतना ही समझ पाता था। अब एक दिन जेनी और फॉरेस्ट रास्ते में जा रहे होते हैं और तभी वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वे फॉरेस्ट को परेशान करने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम बहुत मंदबुद्धि हो और वे उसको पत्थर मारने लगते हैं। तभी जेनी फॉरेस्ट से कहती है भागो फॉरेस्ट भागो। और तब फॉरेस्ट दौड़ता है और इतनी जोर से दौड़ता है कि उसके पैरों में लगी स्टील की रोड्स भी टूट जाती हैं और साइकिल से पीछा कर रहे बच्चे भी उसे पकड़ नहीं पाते। और अब हम देखते हैं कि जेनी और फॉरेस्ट बड़े हो चुके हैं, लेकिन दूसरे लड़कों ने फॉरेस्ट को परेशान करना अभी भी नहीं छोड़ा होता। और एक दिन फॉरेस्ट उनसे बचने के लिए दौड़ते दौड़ते एक मैदान में घुस जाता है जहाँ पर एक मैच चल रहा होता है। फॉरेस्ट वहाँ पर मैच खेल रहे खिलाड़ियों से भी तेज दौड़ता है और ये सब वहाँ पर बैठे कुछ कोच देख लेते हैं। वे पूछते हैं ये कौन है। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि ये एक लोकल इडियट है, इसका नाम है फॉरेस्ट गंप। वे फॉरेस्ट की स्किल्स को पहचान लेते हैं और उसे फिर कॉलेज में स्कॉलरशिप दे देते हैं और उसको टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन फॉरेस्ट को मैच में कुछ भी रूल्स का पता नहीं होता, बस दूसरे खिलाड़ी उसको गेंद थमा देते थे और उसको बता देते थे कि किस डायरेक्शन में भागना है। इतना ही नहीं, फॉरेस्ट को ये भी नहीं पता होता कि गोल होने के बाद रुकना कहाँ है। वो तब तक दौड़ता जाता है जब तक कोई उसे पकड़ न ले और कभी कभी वो भागते भागते स्टेडियम के बाहर भी निकल जाता है और उसको रोकने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और उन पर लिखा होता है स्टॉप फॉरेस्ट स्टॉप। हालांकि फॉरेस्ट सबकी नज़रों में बेवकूफ़ होता है, लेकिन वो दौड़ने में बहुत तेज होता है और वे उसी की वजह से मैच जीत रहे होते हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट बहुत फेमस हो जाता है। उसको ऑल अमेरिकन टीम में भी जगह मिल जाती है और वहाँ पर फॉरेस्ट नेशनल लेवल पर खेलता है। और एक दिन फॉरेस्ट और उसकी टीम एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर फ्री होने की वजह से फॉरेस्ट 15 बोतल्स डॉक्टर पेपर्स के पी लेता है। उस पार्टी में फॉरेस्ट को उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी से मिलने का मौका मिलता है। और जब फॉरेस्ट और उसकी टीम उस पार्टी से जा रहे होते हैं तब प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं आपको अमेरिकन होना कैसा लगता है। सभी कहते हैं बहुत अच्छा सर। और जब वे फॉरेस्ट से पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है तो फॉरेस्ट कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। इस पर प्रेसिडेंट और वहाँ पर मौजूद सभी खिलाड़ी हंसते हैं।
5 साल तक फॉरेस्ट मैच खेलता रहता है और 5 साल के बाद अच्छे गेम की बदौलत उसको कॉलेज की डिग्री भी मिल जाती है। इस पर फॉरेस्ट कहता है कि मैंने 5 साल तक केवल मैच ही खेला था और मुझे कॉलेज की डिग्री भी मिल गई, क्या बात है। जिस दिन फॉरेस्ट के कॉलेज में सबको डिग्रियां मिल रही थी उसी दिन उसके पास आर्मी का एक ऑफिसर आता है और उससे पूछता है कि तुमने अपनी लाइफ के बारे में आगे क्या सोचा है। तब फॉरेस्ट आर्मी ज्वाइन कर लेता है। अब देखते हैं कि जेनी गर्ल्स कॉलेज में जाती है। उसका सपना होता है कि वो एक बड़ी सिंगर बने। एक दिन फॉरेस्ट जेनी से मिलने उसके कॉलेज जाता है और वहाँ उसको पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। दरअसल जेनी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ कार में एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। तब फॉरेस्ट समझ नहीं पाता और उसको लगता है कि वो जेनी को हर्ट कर रहा है, तो वो उसको बहुत मारता है। अगले कुछ दिनों में फॉरेस्ट आर्मी के कैंप में जाने के लिए निकलता है। तब उसे जाते समय बस में बूबा नाम का एक लड़का मिलता है। वे दोनों बातें करने लग जाते हैं और बूबा फॉरेस्ट को अक्सर अपनी फैमिली बिजनेस के बारे में बताता। दरअसल बूबा की फैमिली समुद्र से झींगे पकड़ने का काम करती थी। बूबा का सपना होता है कि आर्मी की सर्विस के बाद वो भी अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगा। बूबा फॉरेस्ट के साथ प्लानिंग भी बनाता है कि वे दोनों आर्मी की सर्विस के बाद साथ में मिलकर झींगे पकड़ने का बिजनेस करेंगे। फॉरेस्ट यहाँ पर कैंप में अक्सर अपनी मम्मी और जेनी को याद करता है और एक बार फॉरेस्ट को उसका साथी एक प्ले बॉय की मैगजीन पकड़ा देता है। वो इस मैगजीन में जेनी को देखता है। दरअसल जेनी एक लोकल गर्ल्स बार में एक सिंगिंग का जॉब करने लगती है। फॉरेस्ट वहाँ उसे देखने जाता है। फॉरेस्ट का ध्यान सिर्फ उसके गाने पर रहता है, बाकी सबका ध्यान जेनी की बॉडी पर रहता है। वहाँ पर कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। तब फॉरेस्ट उन सबको बहुत पीटता है, लेकिन जेनी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब छूट जाती है। जब उसी रात में दोनों एक ब्रिज पर टहल रहे होते हैं तब फॉरेस्ट उसको आई लव यू बोलता है, लेकिन जेनी उसकी जीवन की मुसीबतों से भाग रही होती है और इसीलिए वो फॉरेस्ट को मना कर देती है और उसी टाइम ब्रिज से कूद कर जान देना चाहती है। लेकिन तभी उसका मूड बदलता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तब फॉरेस्ट उसको बताता है कि वो अगले दिन जंग के लिए वियतनाम जाने वाला है। ये सुनकर जेनी शॉक हो जाती है और वो फॉरेस्ट से प्रॉमिस लेती है कि अगर वहाँ पर कोई भी मुसीबत आए तो तुम्हें ब्रेव नहीं बनना है और तब तुम्हें वहाँ से भागना है और जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागना है। और ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है और फॉरेस्ट भी अब वियतनाम वॉर में चला जाता है और वहाँ पर फॉरेस्ट और बूबा लेफ्टिनेंट डैन टेलर से मिलते हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट डैन टेलर की फैमिली में उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा सभी आर्मी में थे और किसी न किसी वॉर में शहीद हो गए थे और इसीलिए लेफ्टिनेंट डैन भी यही चाहता है कि वो भी किसी वॉर में शहीद हो। ये लोग यहाँ पर कई महीनों तक रहते हैं। बारिश का मौसम भी आकर चला जाता है। फॉरेस्ट जेनी को डेली खत लिखता है, लेकिन उसे जेनी का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब एक दिन पेट्रोलिंग के दौरान सामने की ओर से अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कई सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। फिर सारे सैनिक पीछे की ओर भागने लगते हैं और फॉरेस्ट को जेनी की बात याद आती है और वो भी वहां से भागने लगता है। जब वो काफी आगे निकल आता है तब उसे बूबा दिखाई नहीं देता और वो बूबा को ढूंढने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन उसे बूबा की जगह पर कोई और घायल कंडीशन में मिलता है। वो उसे उठाकर किसी सेफ जगह पर रख देता है। फिर ऐसे करते करते वो वहां पर 4 से 5 सैनिकों को बचा लेता है। वो लेफ्टिनेंट डैन टेलर को भी बचा लेता है, लेकिन डैन के दोनों टांगे पूरी तरह से खराब हो चुकी होती हैं। अब डैन फॉरेस्ट पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अपने खानदान की तरह वो भी वॉर में शहीद होना चाहता था, लेकिन अब डैन को पूरी लाइफ ऐसे पैरों के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। फिर वो लास्ट में बूबा को भी ढूंढने के लिए जाता है और उसे बूबा मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल कंडीशन में होता है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फॉरेस्ट बूबा के आखिरी शब्द कभी नहीं बोल पाता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे घर जाना है अपनी माँ के पास। और इसके बाद बूबा फॉरेस्ट के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। फॉरेस्ट को वॉर में उसकी बट पर गोली लग जाती है। अब फॉरेस्ट हॉस्पिटल में होता है और डैन भी उसके साथ होता है, लेकिन डैन बहुत ही सैड होता है क्योंकि अब उसके दोनों पैर खराब हो गए हैं और वो अब आर्मी में सर्विस भी नहीं कर सकता। इसी टाइम फॉरेस्ट को जेनी के ढेर सारे लेटर मिलते हैं, यानी कि जेनी भी फॉरेस्ट को लेटर लिखती थी, लेकिन वॉर में होने के कारण वे लेटर फॉरेस्ट को नहीं मिलते थे और फॉरेस्ट खुश हो जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट को मेडल ऑफ ऑनर भी मिलता है और प्रेसिडेंट से मिलने का मौका भी मिलता है। वहां पर प्रेसिडेंट फॉरेस्ट को कहते हैं कि तुम्हें गोली कहां पर लगी। फॉरेस्ट बताता है कि बट पर। तब प्रेसिडेंट मजाक मजाक में उससे कहते हैं कि तब तो वो जगह मुझे देखनी है। और जैसा कि हमें पता है कि उसे बातें ठीक से समझ नहीं आती कि मजाक क्या होता है, सीरियसनेस क्या होती है। तब फॉरेस्ट पूरे टीवी पर सबके सामने अपना बट प्रेसिडेंट को दिखा देता है। उसी दिन आर्मी के मेन ऑफिस के बाहर एंटी वॉर रैली चल रही होती है। इस रैली का उद्देश्य होता है कि वॉर में अपने देश के जो भी जवान लड़ने के लिए बाहर गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। इस रैली के लीडर ने बहुत सारे झूठ मूठ के ऐसे सैनिक बुलाए होते हैं जो अपना वॉर का एक्सपीरियंस शेयर करें। गलती से फॉरेस्ट भी उनमें शामिल हो जाता है और जब वो स्टेज पर जाता है तो उस भीड़ में से जेनी उसको पहचान लेती है और पानी में दौड़ते हुए उसके पास आती है। फॉरेस्ट भी दौड़ता हुआ जेनी के पास जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सारा क्राउड जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट को अपने एक दोस्त से मिलाती है। वहां पर जेनी और उसका दोस्त कुछ बात करने के लिए साइड में जाते हैं और उसका दोस्त जेनी को थप्पड़ मार देता है और यह देखकर फॉरेस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत मारता है
और अब जेनी और फॉरेस्ट दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और सारी रात दोनों साथ घूमते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अगले दिन जेनी फॉरेस्ट को समझाती है कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं हूँ। और अब फॉरेस्ट जेनी को अपना मेडल ऑफ ऑनर दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे जेनी की एडवाइस की वजह से मिला है। जेनी उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, तो वो जवाब देता है यू आर माई गर्ल। तब जेनी रिप्लाई करती है आई विल ऑलवेज बी योर गर्ल। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी बीच फॉरेस्ट पिंग पोंग गेम खेलने लगता है और वो इस गेम में आउटस्टैंडिंग टैलेंट डेवलप करता है और अकेले ही वो दोनों हाथों से पिंग पोंग खेलने लगता है। इसलिए वो आर्मी की तरफ से पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भी जाता है और अब वो एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन जाता है। अब एक दिन फॉरेस्ट की मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन से होती है और वो देखता है कि डैन एक व्हील चेयर पर है और डैन को फॉरेस्ट पर बहुत गुस्सा आता है कि फॉरेस्ट को बहुत सारे मेडल मिल चुके हैं और उसे प्रेसिडेंट से मिलने का मौका भी मिला है। और गुस्से में डैन अपनी व्हील चेयर से गिर जाता है। फॉरेस्ट डैन को उठाता है और उसके रूम तक उसके साथ जाता है और जितने भी दिन के लिए फॉरेस्ट न्यूयॉर्क में था वो अपना सारा टाइम डैन के साथ स्पेंड करता है। और 1972 का न्यू ईयर भी वो डैन के साथ सेलिब्रेट करता है। तो वो अपनी आर्मी के ऑफिस में आता है और फॉरेस्ट की आर्मी में सर्विस खत्म होने के कारण उसको आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और जब फॉरेस्ट अपने घर वापस आता है तब उसे अपनी पब्लिसिटी के बारे में पता चलता है। दरअसल कई सारे ब्रांड्स उसके पास आते हैं अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट के लिए। फिर वो अपनी मम्मी के समझाने पर एक एडवर्टीजमेंट करता है जिसके लिए उसे $25,000 मिलते हैं क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड बूबा से किया हुआ अपना वादा याद होता है। इसलिए वो उन पैसों में से कुछ पैसों से एक बोट खरीद लेता है झींगों के बिजनेस के लिए। बोट का नाम रखता है जेनी। बाकी बचे हुए पैसों को वो बूबा के परिवार को दे देता है और अब वो अकेले ही अपनी बोट में झींगे पकड़ने के लिए समुद्र में चला जाता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से झींगे नहीं पकड़ पाता। इसी बीच में उसे जेनी की याद आती है कि वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। फिर हम देखते हैं कि जेनी अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेने में मशगूल है और अपनी जान भी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। कुछ दिनों के बाद डैन फॉरेस्ट के पास आ जाता है और फॉरेस्ट डैन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वे दोनों साथ मिलकर झींगे पकड़ने जाते हैं और एक दिन जब वे समुद्र में झींगे पकड़ रहे होते हैं तब बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान में झींगों का बिजनेस करने वाली सभी बोटें खराब हो जाती हैं और समुद्र में केवल अब एक ही बोट बचती है और वो होती है फॉरेस्ट की बोट। और अगले दिन जब फॉरेस्ट झींगे पकड़ने जाता है तो उसे ढेर सारे झींगे मिलते हैं और जल्दी वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और बूबा गम श्रिम्प कंपनी के नाम से एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। और अब डैन अपनी लाइफ से खुश होता है और वो फॉरेस्ट को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। अब एक दिन फॉरेस्ट के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर है। ये सुनकर फॉरेस्ट जल्दी से अपने घर आता है और उसके कुछ दिनों के बाद उसकी माँ गुजर जाती है। इसके बाद फॉरेस्ट का मन अपने बिजनेस में नहीं लगता, वो अपना सारा टाइम घर पर ही बिताने लगता है। इसके बाद डैन ओनरशिप लेता है और इनकी कंपनी की जितनी भी सेविंग्स होती है वो उसको एप्पल कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट करता है और कुछ ही टाइम के बाद एप्पल कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसके बाद फॉरेस्ट और डैन मिलियनियर्स बन जाते हैं। इसके बाद भी फॉरेस्ट अपने हिस्से का आधा हिस्सा बूबा की फैमिली को देता है ताकि उनकी लाइफ बेटर हो सके। और अब फॉरेस्ट अक्सर अकेले रहता है और अपने घर पर ही कुछ ना कुछ काम करता रहता है और अब वो डिप्रेस रहने लगता है क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में उसके साथ उसको समझाने वाली उसकी माँ नहीं होती। लेकिन जेनी एक दिन वापस आती है जो कि अपनी ड्रग्स लेने की आदत से रिकवर हो रही है और उसके बाद फॉरेस्ट जेनी को शादी के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो अब भी खुद को फॉरेस्ट के लिए लायक नहीं समझती। बचपन में जेनी के पिता ने जेनी के साथ जो किया था उसका उस पर गहरा असर पड़ता है और इसी के कारण उसकी लाइफ आज बर्बाद रहती है और वो बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती है। उस रात जेनी और फॉरेस्ट एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जेनी फिर घर छोड़ के चली जाती है। फॉरेस्ट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। इसीलिए वो अपनी इस कंडीशन को दूर करने के लिए वो दौड़ता है और उसे जहाँ रास्ता मिलता वो वहीं दौड़ता चला जाता है। जब उसे भूख लगती तो वो रुक के खाना खा लेता और जब उसे नींद आती तो वो सो जाता था। लेकिन अगले दिन वो फिर दौड़ने के लिए उठता और ऐसे करते करते वो कई सारे समंदर के किनारे पार कर जाता है। रिपोर्टर्स भी उसको टीवी पर दिखाने लगते हैं कि आखिर ये क्यों दौड़ रहा है, इसका कारण क्या है। धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। वो लगातार 3 सालों तक दौड़ता है और एक दिन उसे रियलाइज होता है कि उसकी माँ अक्सर उसको कहा करती थी कि लाइफ में आगे बढ़ने से पहले अपने बुरे पास्ट को पीछे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आगे जिंदगी पर उसका बुरा असर पड़ता है। ये रियलाइज होने के बाद वो घर लौटने का फैसला करता है क्योंकि अब वो काफी थक चुका था। अब वो अपने घर आ जाता है क्योंकि फॉरेस्ट यहाँ तक की कहानी बस स्टॉप पर बैठे बैठे सुना रहा था। उसकी कहानी उसके पास बैठी आंटी को बहुत अच्छी लगती है। फॉरेस्ट उस आंटी को मैगजीन पर छपी अपनी और लेफ्टिनेंट डैन की फोटो भी दिखाता है।
फिर वो फाइनली आंटी को बताता है कि वो उस बस स्टॉप पर क्यों है। दरअसल जेनी ने उसे एक लेटर लिखा था और उसको मिलने के लिए बुलाया था। वो आंटी उस लेटर पे लिखे एड्रेस को पढ़ती है और फॉरेस्ट को कहती है कि तुम्हें यहाँ जाने के लिए बस की जरूरत नहीं, और उसे वहाँ का रास्ता बता देती है। फॉरेस्ट दौड़ते हुए उस पते तक पहुंच जाता है और अब एक बार फिर वो जेनी से मिलता है। जेनी अब पहले से काफी बदल चुकी है। वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का जॉब करती है। जेनी फॉरेस्ट से माफी भी मांगती है क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, और फॉरेस्ट देखता है कि उसके घर में एक छोटा लड़का भी है। जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि इसके फादर तुम हो। ये सुनकर फॉरेस्ट इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए जेनी से पूछता है कि क्या ये भी मेरी तरह स्टूपिड है या तुम्हारी तरह स्मार्ट है। जेनी फॉरेस्ट को बताती है कि वो काफी स्मार्ट है, बल्कि क्लास में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। जेनी फॉरेस्ट को ये भी बताती है कि अब वो बीमार है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब ये तीनों एक साथ फॉरेस्ट के घर पर रहने लगते हैं। अब जेनी और फॉरेस्ट शादी भी कर लेते हैं। उनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं। डैन ने अब आर्टिफिशियल पैर भी लगा लिए होते हैं, जिनकी मदद से वे सही से चल भी पाते हैं। अब फॉरेस्ट और जेनी खुश रहते हैं। शादी के 1 साल बाद जेनी गुजर जाती है। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट अपने बेटे को उसके स्कूल बस तक छोड़ने के लिए जाता है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में फॉरेस्ट ने अपनी बुक में एक पंख रखा था, जिसको वो अब आसमान में छोड़ देता है, और अब यहीं पर हमारी कहानी एंड हो जाती है। ये कहानी थी फॉरेस्ट गंप की। दोस्तों, अगर आपको फॉरेस्ट की स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जिसे ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।